उम्मीदों का सफ़र के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, ये सफ़र उम्मीदों का कैसे शुरू हुआ? हम लोग उस जनरेशन के मेंबर्स थे जिसको बेबी बूमर्स कहा जाता है अमेरिका के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों ने खूब बच्चे पैदा किए, 1955 तक जिनका जन्म हुआ था, 50 या 60 तक हम उस जनरेशन के लोग हैं। ये वो पीढ़ी थी जो पारंपरिक मूल्यों से बंधी हुई थी। आपका मेडिसिन के साथ तो मोहब्बत रही है, लेकिन जो मोहब्बत और जो राब्ता आपका कलम के साथ है, जो लिखने के साथ है, तो उसके बारे में कुछ बताएं ज़रूर से। अत्यंत जरूरी है बताना कि अच्छा लिखने के लिए पहले आपको अच्छा पाठक होना जरूरी है। आपका अध्ययन बहुत विस्तृत, बहुत विशाल, बहुत विविध होना चाहिए, तो आप अच्छा लिख पाते हैं। दीदी से पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि अपने जीवन में सर जैसा राइटिंग तो नहीं करा, लेकिन फिर भी एडोलेसेंट हेल्थ पे, मेनोपॉज पे, ब्रेस्ट फीडिंग पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। और ब्रेस्ट फीडिंग पे तो मेरी एक किताब है। सेहत को लेकर आप लोग जो करते हैं वो आप कैसे फॉलो करते हैं अपना रूटीन, उसके बारे में भी बताएं और क्या पसंद है उसमें। मैं एक खादड़ हूँ, आई एम अ गोरमैट। मुझे खाने का शौक है। उम्मीदों का सफ़र के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस शहर के ही नहीं वरन मध्य प्रदेश के ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व को लेकर आई हूँ जिनको मिलकर आपको भी बहुत खुशी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, प्रोफेशन से दोनों डॉक्टर्स हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अपना नया नाम और काम के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ एक नया आयाम जोड़े हुए हैं। तो मिलाना चाहूँगी आप सभी को। सबसे पहले डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी को, जो कि किसी भी हमारे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और उसी के साथ उनकी जीवन संगिनी, उनकी छाया, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट और एक अलहदा काम करने वाली डॉक्टर नीरजा पुराणिक। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीदों का सफ़र में। नमस्कार। नमस्ते। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी कि आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई, जो एजुकेशन शुरू हुआ, वो आज आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर आप कैसे आपकी शुरुआत हुई? ये सफ़र उम्मीदों का कैसे शुरू हुआ? पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी निकल जाती है, उसके बाद समझ में आता है कि क्या जिंदगी थी। पर अब ठीक है, आप पूछ ही रही हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उस जनरेशन के मेंबर्स थे जिसको बेबी बूमर्स कहा जाता है अमेरिका के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों ने खूब बच्चे पैदा किए, मतलब 1955 तक जिनका जन्म हुआ था, 50 या 60 तक हम उस जनरेशन के लोग हैं। ये वो पीढ़ी थी जो पारंपरिक मूल्यों से बंधी हुई थी। हमें अपने परिवार की तरफ से जो संस्कार मिले उनका हम पालन करते थे। और मेरी इच्छा दोनों तरफ ओपन थी, बायोलॉजी लूँ या मैथ्स लूँ, इंजीनियरिंग करूँ। पिता की इच्छा थी, नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनो। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। मेडिकल में आ गए। स्कूली शिक्षा उसके पहले रतलाम में हुई 12 साल। मेडिकल में 9-10 साल गुजरे MBBS और MD करते हुए महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में। और फिर बीच में 4 साल का अंतराल हुआ। उस 4 साल के अंतराल में शादी भी हुई और थोड़ी बहुत नौकरी भी करी। फिर 3 साल के लिए हम दिल्ली चले गए, जहाँ पर मैंने DM न्यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से किया। 86 में इंदौर आने के बाद से फिर हम यहीं पर स्थापित हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि ये जो मेरा शिक्षा का सफ़र था, जिसको हम अगर पुराने वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें तो जो ब्रह्मचर्य, अब वो तो एग्जैक्टली 25 साल पर तो अपन आजकल नहीं बांटते हैं, तो वो मेरा 1986 में जाके 30 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में पूरा होता है। ईश्वर की कृपा रही, मुझे अच्छे नंबर मिलते रहे, मेरिट मिलती रही। और मैं उस समय मूल रूप से एक पढ़ाकू छात्र के रूप में जाना जाता था। आज की भाषा में कहें तो भीख लोग मुझे कह सकते थे, और उस हिसाब से। लेकिन अभी अपने पर जब अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि जो दूसरे बीज थे वो पहले से थे, मगर मेडिकल एजुकेशन में दबे रहे।
जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर नीजा पुराणिक जी कि आपका ये सफ़र जो उम्मीदों से भरा है, वो कैसे गुज़रा? मेरी स्कूली शिक्षा तो यहाँ इंदौर में ही बाल विनय मंदिर, छतरी बाग, फिर नेहरू पार्क, इन दोनों स्कूलों में हुई। बीच में मैं गुरुकुल भी गई, आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा। वहाँ पे बहुत ही अनुशासित जीवन मैंने जिया। हम लोग डंबल, भाला और ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाया जा लत मतलब शारीरिक और हाँ, मानसिक। मानसिक दोनों तरह की आर्य समाजी हमारा गुरुकुल था। वहाँ पे मैंने 3 साल रही। फिर उसके बाद आकर मेरा उम्र के हिसाब से बाकी सब लड़कियों के हिसाब से मेरी क्लास में सबसे पहले मेरी शादी हो गई थी। ओह! मतलब मैं उस समय एमबीबीएस फाइनल नहीं सेकंड प्रॉफ में ही थी। जी, थर्ड ईयर में थी और मेरी शादी हो गई। जी। और शादी के बाद ही फिर मैंने सारी मेरी पढ़ाई पूरी की। मतलब एमबीबीएस का था। अच्छा, हाँ, 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 हुआ ये था कि ये हाँ। हॉस्टल के पास हमारा घर था और मुझे सब लड़कियों के साथ जॉइंट स्टडी की आदत थी। और फिर जब मेरी शादी हो गई तो मुझे कोई भी नहीं मिलता था, तो फिर मुझे इनको ही पकड़ना पड़ा कि चलो मुझे पढ़ाओ साथ में। तो हम साथ में पढ़े। और बल्कि जब मैं एमबीबीएस हो गई तो सब लोगों ने इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि चलो तुम दूसरी बार एमबीबीएस हो चुके हो। जी। तो एमबीबीएस किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस गायनी किया। तो इन सब के साथ-साथ फिर इंटर्नशिप में तो मेरा बेटा भी हो गया था। ओह! और फिर जब डीजीओ किया फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इनको जॉइन किया मैंने दिल्ली। अरे वाह! और उसके बाद फिर मैंने मेरा एमएस की पढ़ाई कंप्लीट की। तो मेरा तो ये रहा कि मैंने गृहस्थी और पढ़ाई सब साथ-साथ में की है। क्या बात है, और क्या जहाँ बात है। तक आपने पूछा था कि डॉक्टर बनने का सवाल है। अ, मेरी इच्छा टीचर बनने की थी पहले। पर अरे वाह! मेरे पापा, मेरे बापू यज्ञदत्त जी शर्मा, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और इसलिए मैंने ये प्रोफ़ेशन चुना। क्या बात है। आप देखिए 2 हस्तियाँ हमारे बीच बैठी हैं, दोनों सक्सेसफुल शब्द को पूर्णता देती हैं और दोनों ने ही अपने माता-पिता की बात को माना और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। आज के बच्चों के लिए ये इतनी बड़ी सीख है कि हमें अपने बड़ों का अनुभव लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ मालूम हो, लेकिन उनका जो दर्शन होता है, वो हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। मैं अगला प्रश्न सर से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि आपका मेडिसिन के साथ तो मोहब्बत रही है, लेकिन जो मोहब्बत और जो राब्ता आपका कलम के साथ है, जो लिखने के साथ है, एज़ अ राइटर, एज़ अ स्पीकर मैंने खुद ने व्याख्यान सुने हैं, अभी आपकी नई किताब भी आई है। मुझे लगता है कि जितना खूबसूरती से आप चीज़ों को समझाते हैं, जितना खूबसूरती से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के साथ-साथ हमें महसूस भी कराते हैं। जैसे एक आपका बहुत सुंदर जो मैंने आपका लेक्चर सुना था जीवन क्या है? तो मेरा ज़िंदगी के प्रति सोचने का नज़रिया भी बदला उससे। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि लिखना-पढ़ना, उसी के साथ-साथ कई सालों से आप लिख रहे हैं, कई मैगज़ीन्स में लिख रहे हैं, उसके अलावा आपके व्याख्यान भी होते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएँ ज़रूर से। जहाँ तक वक्तृत्व का सवाल है, बचपन से मैं डिबेट बोलता रहा, जीतता रहा। मेरी माँ मुझे कराती रहती थी। पढ़ने का शौक भी बचपन से था, घर में किताबें आती थी। जिस-जिस उम्र पे हम होते गए, उस उम्र के हिसाब से हमारे माता-पिता हमारे लिए किताबें लाते गए। और ये अत्यंत ज़रूरी है बताना कि अच्छा लिखने के लिए पहले आपको अच्छा पाठक होना ज़रूरी है। आपका अध्ययन बहुत विस्तृत, बहुत विशाल, बहुत विविध होना चाहिए, तो आप अच्छा लिख पाते हैं। अब जब मेडिकल प्रैक्टिस में आ गए, मेडिकल पहली बात तो मेडिकल स्टूडेंट बने। मेडिकल स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ की पढ़ाई बड़ी रोट लर्निंग टाइप की होती है। ढेर सारी किताबों का बोझ होता है। तो हमारी जो अन्य योग्यताएँ होती हैं, वो मेडिकल एजुकेशन में, प्रैक्टिस में प्रायः कुंठित हो जाती हैं। लेकिन
वो जो शोला है राख के अंदर दबा हुआ है, जो बीज जो जमीन में दबा हुआ मरता नहीं है और जिंदा रहता है, और जब उसको मौका मिलता है तो प्रस्फुटित होता है। थोड़ा थोड़ा तो मैं पहले भी लिखता रहा था, लेकिन अभी लिखने का जो मेरा था प्रैक्टिस के दौरान मैंने शुरुआत करी पब्लिक एजुकेशन से। न्यूरोलॉजी विषय और मेडिकल विषयों के ऊपर मैं हिंदी में लिखता हूँ हमेशा। तो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, पेशेंट एजुकेशन के ऊपर मैंने लिखना चालू किया, और अब पिछले कुछ वर्षों से मैं मेडिकल एजुकेशन से परे जी, बियॉन्ड मेडिसिन पर भी बियॉन्ड मेडिसिन। बोल रहा हूँ। मुझे भाषण देना अच्छा लगता है, गोष्ठियों में भाग लेना अच्छा लगता है, चर्चा में भाग लेना अच्छा लगता है, मैं निबंध लिखता हूँ। और अब मैंने कुछ मरीज कथाएं या मेडिकल कथाएं लिखना चालू की हैं। तो इस तरह से मेरा लेखन बढ़ता चला जा रहा है, और अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर ना होता तो शायद लेखक होता, शायद पत्रकार होता। जैसे राजेंद्र माथुर थे, पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, अल्टर ईगो, जो न बन पाए लेकिन हम उसके जैसा बनना चाहते थे। जी। मन में हसरत रह जाती कि हाँ ये एक पर्सन है, मैं ऐसा हो सकता था या काश हो जाता। काश। ऐसे कई लोग हैं मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं जो मेरे अल्टर ईगो हैं। जी, अगर मैं डॉक्टर ना होता, इवन डॉक्टरों में भी कुछ लोग हैं जो मेरे अल्टर ईगो है। जी, जी। अभी तो ठीक है हम कितना बन पाते हैं, लेकिन ये बात सही है कि अंदर से ही वो बीज रहता है। फिर मैच्योर होते चले जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, आपके पास खाली समय बचने लगता है, और उसका आप सदुपयोग करना चाहते हैं समाज के लिए। परिवार का सपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यस, कैसे यस। रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो नीरजा मेरे साथ मेरे तमाम प्रकल्पों में कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ी रही है, जी, सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। मायने रखती है। मैं मानती हूँ, क्योंकि आपका जो अभी न्यूरोज्ञान के ऊपर आपके जो व्याख्यान की सीरीज़ चलती है, उसमें मैंने देखा है कि अलग-अलग प्रदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर्स हों जो जुड़ें, लेकिन आम व्यक्ति भी जुड़ता है, हम जैसे लोग भी जुड़ते हैं, और उससे जुड़ना हम अपने आप का सौभाग्य भी इसलिए मानते हैं, क्योंकि आजकल अच्छा सुनना ये ये मिले, ये भी भाग्य की बात होने लगी है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे सब कुछ है, इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि उसमें से कुछ भी समेटना पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उस दौरान आपके जो ये व्याख्यान होते हैं, वो हमारे लिए कहीं न कहीं पथ प्रदर्शक बनकर रहते हैं। नीरजा दीदी से पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि अपने जीवन में सर जैसा राइटिंग तो नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने आपको देखा है कि आप काफ़ी कुछ पब्लिक एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ काम कर रही हैं। मेरा सही में पब्लिक एजुकेशन पे है। शायद ये साथ में रहने का ही असर होता होगा। तो मैं एडोलेसेंट हेल्थ पे, मेनोपॉज़ पे, ब्रेस्ट फीडिंग पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, और ब्रेस्ट फीडिंग पे तो मेरी एक किताब है, जी, जो कि मैं सब लोगों को देती भी रहती हूँ। जी। और तो मैंने कविता लिखी है। अरे वाह! दिल से अपनी कविता है वो, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर और जी, मेनोपॉज़ के ऊपर। जी। तो ऐसे छुट-पुट चीज़ें करती रहती हूँ मैं, तो वो मेरा है हाँ। शौक। हुँ। यानी ये मानते हैं कि डॉक्टर अपूर्व पौराणिक और नीरजा पौराणिक दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कह मैं सकते हैं। मैं ज़िंदगी में हमेशा ये मानती रही हूँ कि दिन और रात एक-दूसरे के अपोज़िट नहीं हैं। दिन खत्म होता है तब रात शुरू होती है, रात खत्म होती है तब सुबह की बेला आती है। तो वैसा ही आप दोनों का है, आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी के कई पायदानों को पार किया है। कई बार ऊँच रही होगी, कई बार नीच रही होगी। तो मैं आप दोनों के बारे में एक-दूसरे से जानना चाहूँगी, क्योंकि दोनों का अपना समर्पण है, दोनों का अपना भाव है, दोनों का अपना प्रेम है, और उसी के साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ है, परिवार में परवाह और हिस्सेदारी से निभाना। ये मैंने आप दोनों से जाना है और मेरी ज़िंदगी में भी सीखा है। और अभी जो ये लोग हमारे बीच, हमारे जो श्रोता और जो हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे, वो भी जानेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप इस परिवार के क्षेत्र में, हम जो परिवार की बात करते हैं, परवाह और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो वो परवाह और हिस्सेदारी और एक-दूसरे के प्रति समर्पण और परिवार के प्रति समर्पण के बारे में
आज तक के बारे में, जो आज तक आपने जिया है, उसके बारे में कुछ बताइए? जब हमारी शादी हो रही थी तो मेरे पिता की तरफ 10 भाई बहन थे पिताजी को मिला के, जी। और माँ की तरफ 10 भाई बहन थे माँ को मिला के। ओह! तो मैंने दोनों का वंश वृक्ष बनाया और इनको रटवाया था अरे वाह! ट्री डायग्राम बना के। और फिर इन्होंने इतनी जल्दी सबके साथ आत्मीयता विकसित कर ली कि मेरी बहनें जो मुझसे छोटी हैं वो कम रिश्तेदारों को जानती हैं और ये ज्यादा रिश्तेदारों को जानती हैं। जी। और आज भी उसके बाद कारण ये रहा कि ये ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो हमारे रिश्तेदारों में अधिकांश लोग इन्हीं के पास आते। जी। तो उन रिश्तेदारों से ज्यादा क्लोज ये हो गई हाँ। क्योंकि दाल का रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। ये सारी चीजें रही। हमने हमारे घर में छत में 4 पीढ़ियां साथ रही, मेरे माता पिता, मैं, हम दोनों, हमारे बच्चे, और फिर पोती भी हो गई थी उस समय। जिस तरह से 4 पीढ़ियां थी। जी, कुछ समय केरी नहीं दिया कि माता जी भी हमारे साथ रहे साथ, और बिल्कुल, हाँ। तो एक मिला जुला परिवार था। और इसके पीछे बैकग्राउंड भी था इनका, ये खुद एक संयुक्त परिवार से आती हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमें पारिवारिक बनाती हैं। किसी दूसरे के प्रति केयर करना, एक दूसरे की चिंता करना, जी। ये पाठ हमें सिखाती। जी, आप लोग उस पीढ़ी से हैं जो किसी भी चीज़ को टूट जाने पर जोड़ने में विश्वास रखते हैं, ना कि उस चीज़ को टूटने के बाद कहीं कूड़ा-करकट में फेंकने के। और व्यक्ति से पहले परिवार, जी, और उसके और फिर समाज। समाज। आज का जो पश्चिमी समाज है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक, हाँ। व्यक्तिवादी हो गया है, जी, लेकिन हम बचे हुए हैं। जी, जी। मैंने अभी जैसे कि अपूर्व जी की बात, डॉक्टर साहब की बात सुनी, मैं चाहूँगी कि आप भी बताएँ कि ज़िंदगी के इस रिश्ते में जो हम एक साथ मिलकर जीते हैं, और उसमें जीने के साथ-साथ हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, अपनाते हैं। तो आपको सर की कौन-सी बातें ऐसी लगी? और आपने ज़िंदगी के इस सामंजस्य को, ये बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसको कैसे निभाया दीदी? इसे कैसे निभाया तो समझ नहीं आया। अपने आप सब कुछ होता गया, सब कुछ अच्छा ही होता गया। और सर से तो कोई सवाल ही नहीं कि कोई शिकायत हो कभी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इतनी बड़ी पेडिग्री बना के उन्होंने दी और उसको मैंने रट भी लिया। सारे पूरे परिवार ने मेरे को बहुत स्नेह दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। और बता रहे हैं कि अरे इतने बड़े घर की लड़की है फिर भी देखो कितने अच्छे से निभा रही है। तो ये सुन के तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अरे वाह! हाँ। इतनी तारीफ हो रही है मेरी। तीनों नंदें मेरी बहुत प्यारी हैं। और उन तीनों को तो लगता था कि भैया कभी शादी भी करेंगे कि नहीं, नहीं, हाँ। क्योंकि ये हमेशा पढ़ते ही रहते थे। जी, तो बहुत अच्छे से। और सर ने जैसे बताया कि मेरे साथ एमबीबीएस भी किया इन्होंने। जी। और बल्कि जब मैं स्तनपान जैसी सब्जेक्ट पे और ब्रेस्ट फीडिंग जैसे सब्जेक्ट पे भी बात करती हूँ या अ, हम लोग पढ़ते हैं तो ये मेरा पूरा साथ उसमें भी देते हैं। जिस हाँ। तरह की मैं एपिलेप्सी मैं इनके साथ जाती हूँ वे सारे सेमिनार्स में। और हाँ, हम लोग व्याख्यानमाला। व्याख्यानमाला वगैरह में। तो ये भी उसी उतनी ही ज़ील से उतनी ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कंधे से हाँ, कंधा मिला के हाँ, उन्होंने हाँ। मेरा हर तरह से सपोर्ट किया। जी, जी। ये लाइटर वैन, अ, वह हल्के मूड में एक बात बताना चाहूंगा हाँ। कि मेरी फेस मेमोरी बहुत कमजोर है। जी। आपका चेहरा तो शायद मैं नहीं बोलूंगा। कई बार बड़ी एम्बरेसिंग, शर्मिंदगी वाली सिचुएशन बन जाती है। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। सामने वाला तो कभी कभी इंसल्टेड फील करता है कि कि हाँ, मुझे पैसा, हाँ। और इनकी फेस मेमोरी बहुत अच्छी। अरे वाह! वही तो। पर दूसरी बात आप सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा हाँ। कि मेरे से नाम नहीं निकलते। कि मेरे अच्छा। को पता है कि या ऋषिना ऋषिना का नाम नहीं निकलेगा, पर ये वो है, ये या इसका इस परिवार से है परिवार से और है। इनका आना-जाना हमारे परिवार में था, ये क्या तो जब ये डिस्क्राइब करती हैं तो मेरे को नाम याद आ जाता है। अरे वाह! मेड फॉर परफेक्ट, मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। ये जो शब्द सिर्फ़ बोले गए हैं ना, जीवन में कहीं लिखे गए हैं, उसको सार्थक करते हुए ये हम दंपति। दोनों जब साथ में होते हैं हाँ। तब एक
पर्सन को, एक बंदे को हम अच्छे से पहचान पाते हैं। जी। और एक बार मैंने इनको बता दिया कि ये वो हैं, तो उन्होंने नाम बता दिया। फिर उसके बाद तो ये पूरी उसकी पेडिग्री बता देते हैं कि इसके पिताजी का नाम ये है, इसके दादाजी का नाम ये है, ये वो करता है, ये इसका प्रोफ़ेशन ये है। मैं तो ऐसे हम लोग एक-दूसरे को जी। अ, पूरे ए हैं। ए एक एक बात मैं भी आपको बताना चाहूँगी, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स 32 इयर्स मैंने कॉलेज में पढ़ाया, प्रिंसिपल के पद पे भी रही। बस यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी, क्योंकि जो बच्चे आते हैं जब वो 3 साल के लिए पढ़ते हैं बीएससी, फिर 2 साल एमएससी करते हैं, कभी कोई डांस से जुड़ा है, कोई एलोक्यूशन से या डिबेट से जुड़ा है, वाद-विवाद से, तो वो बच्चे तो पास करीब रहते हैं तो उनके नाम याद रहते हैं। पर उस ज़माने में बच्चे आते थे 1-1 हज़ार की स्ट्रेंथ, तो सबके नाम याद नहीं रहते थे और वो अचानक से आके खड़े हो जाते हैं, पहचानिए मुझे, तो मुझे भी लगता है कि अब आ गई मुश्किल, क्योंकि अब घर परिवार के लोगों ने कई बार कहा कि तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? मैंने कहा सबके नाम याद रखना एक टेक्नीक है और ये भगवान की ब्लेसिंग है जो आपके पास है हुँ, और सर के पास ये ब्लेसिंग है कि वो उनके बारे में पूरी जानकारी फिर दे देते हैं। तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वक़्त सब मेरी लोगों फेस के साथ। मेमोरी बहुत अच्छी है जी। और इनकी नेमिंग की मेमोरी बहुत नेमन की अच्छी है। मेमोरी। मैंने कहा ना एक-दूसरे के पूरक, एक-दूसरे के साथ रहने वाले। मैं ये भी जानती हूँ और सभी जानते भी हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक प्रश्न और भी पूछना चाहूँगी कि आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आपकी बिटिया भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है और साथ ही साथ दामाद भी डॉक्टर है। तो परिवार का जो ये ट्री आगे बढ़ रहा है ना, वो डॉक्टर्स के ही रूप में बढ़ रहा है। कितना मुश्किल होता होगा कि आपका कोई केस है, सर का कोई केस है, आप लोग कहीं पर आप कहीं अपने क्लिनिक में हैं, आप कहीं ऑपरेशन में हैं, उन सब के बावजूद बच्चों को सही रूप से गढ़ना, हमारे में कहते हैं ना कि पढ़े हुए हों लेकिन गढ़े हुए भी होना चाहिए। देखा है बच्चों में संस्कार, तो वो उनको गढ़ा गया जिस प्रकार से आप लोगों ने, ये वाक़ई अतुलनीय है। तो उसके लिए आप प्लीज़ हमें बताएँ कि क्या आपने बच्चों के साथ कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाया और कैसे उनको हर बार एक पथ प्रदर्शक के रूप में कैसे कार्य किया? बच्चे उपदेश नहीं सुनते। जी। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे। बच्चे वो करेंगे जो वो आपको करते हुए देखेंगे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ जैसे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें, कि जो भी आप करोगे उसकी वो नकल करते हैं। जी। अगर आप चादर की घड़ी कर रहे हो सुबह उठते से ही, तो वो भी आपको करने लगेंगे। हाँ। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते कर रहे हैं, तो वो सीख जाएँगे कि अपने आप ही कि हाँ, हमें सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते नमस्ते करना करना है। है। छोटी-छोटी सी बातें हैं। हाँ। अनेक डॉक्टर्स के बच्चे बोलते हैं कि हमने अपने मम्मी पापा को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है डॉक्टर प्रोफेसर, हमको नहीं बनना डॉक्टर। हमने कभी अपने बच्चों को जरा सा भी हिंट नहीं दिया कि तुमको डॉक्टर बनना है। उन्होंने अपनी मर्जी से चुना जी। और पढ़ाई के प्रति, उत्कृष्टता के प्रति, अच्छे नंबर लाने के प्रति वो जो ललक थी, हमें कभी कहना नहीं पड़ा कि तुम्हारी रैंक कम क्यों आई है, कितनी आई, वो उनके अंदर से आता है, अपने आप आता। तो जैसा कि मैंने कहा, जी। ये कहने की बात नहीं है। अगर आप एक रोल मॉडल के रूप में हैं तो बच्चे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हो सकते हैं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन आमतौर पे ये बात सही होती है। हाँ, हाँ। और इनके घर में ये भी सबसे पहले डॉक्टर थे। और अच्छा। हमारे घर में मैं भी सबसे पहले ही डॉक्टर। मैं ही डॉक्टर थी। जी। तो उसके बाद से ही अब सही तो होता है। मैंने शायद इस पर भी एक व्याख्यान लिया था, नेचर एंड नर्चर के ऊपर, प्रकृति और परवरिश। जी। प्रकृति मतलब जीन्स हाँ। या नेचर जो हमको जीन्स मिलती है, और परवरिश मतलब एनवायरनमेंट। तो अभी 1 मिनट पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि हमने अपने बच्चों को क्या एनवायरनमेंट दिया, जी। क्या परवरिश दी, क्या हमने उन्हें जीन्स भी दी? ऑफ कोर्स हमने जीन्स दी। ये जीन्स का कितना महत्व है, दोनों में किसका ज़्यादा है, ये मुश्किल है। पर फिर भी अगेन ऑन अ लाइटर नोट आई विल से कि जो मेरी न्यूरोलॉजी वाले, हालांकि न्यूरोलॉजी वाली कोई जीन होती नहीं है, तो न्यूरोलॉजी वाली जीन है वो बड़ी डोमिनेंट है। जी। मेरा बेटा न्यूरोलॉजिस्ट बना हाँ। और मेरी बेटी न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं बनी पर बन गई रेडियोलॉजिस्ट। यस। और वो जो जीन थी उसने फिर जोर मारा और वो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट बन गई। अरे वाह! और वो भी पीडियाट्रिक और न्यूरो। पीडियाट्रिक न्यूरो, पर मेन तो है कि न्यूरो में बनी वो। जी। तो इस तरह से थोड़ा जेनेटिक असर भी रहा। हाँ, तो ये तो जेनेटिक असर जो बच्चों ने देखा कि पापा कैसे हैं, वैसा भी करना है और मम्मी जैसे फ़ॉलो कर रही हैं, वैसे भी बनना है।
तो ये तो वाक़ई ऐसा कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो आपने वाक़ई बच्चों को सपूत बनाया। ऊपर वाले की कृपा है और मरीजों की दुआएँ हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने मेरिट के आधार पर अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर उनका एडमिशन हुआ। जी, और अन्विता तो ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है प्री जी, पीजी में। जी। तो वो बस ऊपर वाले की कृपा और मरीजों की दुआएँ, मुझे लगता है कि वही सब काम और करती हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा अच्छा ही होता है। अगर हम अच्छा करते हैं, तो अच्छा ही होता है। सोचने के साथ-साथ अच्छा करना, और उसी के बाद उस अच्छे करने को भुला भी देते हैं आप लोग हुँ। कि हमने किया है बस, और आगे करना है बस। पर मैं नीरजा से पूछना चाहूंगा जी। कि इंटरव्यू हो नहीं रही है। नहीं, नहीं, फिर भी तुम्हारा हाँ, ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ये सही है कि मैं पढ़ाई में लगा रहा, प्रैक्टिस में लगा रहा, लेकिन क्या बच्चों ने डेप्राइवेशन महसूस किया मेरी तरफ से? बच्चों से पूछना पड़ेगा। बच्चे अपनी माँ को ही तो बताते हैं ना, माँ को बताते हैं वैसे। पापा टाइम ही नहीं देते, पापा देते ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है, पर जैसे बच्चों की ब्रिंगिंग अप है उससे पहले तो लगता नहीं है कि उनको कोई डिप्राइवेशन हुआ। पापा हाँ, मतलब मैं ऐसा कर कर के टाइम निकालती थी कि नहीं, बच्चे पापा के पास पास जितना रह सके। मैक्सिमम हाँ, टाइम हाँ, मिला वो करें, हाँ, हाँ। क्योंकि सब हमेशा मैंने कार ड्राइव की। अच्छा, कभी भी पापा कार ड्राइव नहीं कर इनको कार ड्राइव नहीं करने दी कि आप बच्चों के साथ बातें करो, तब तक हम पे लॉन्ग जा ड्राइव रहे पे हैं। जा रहे हैं। क्योंकि और मैं अपने आप को सब सेफेस्ट ड्राइवर मानती थी हाँ। कि मुझे पता है कि मैं किसको ड्राइव कर रही हूँ। जी, जी। मेरे बच्चे हैं मेरे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जब मैं सोचती थी कि नहीं, ये काम तो मैं कर लूँगी, आप बच्चों के साथ समय बिता लीजिए। बीइंग ए बिजी प्रैक्टिशनर, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे घर की जिम्मेदारियों से लगभग मैं 100% तो नहीं बोल रहे ना, जी। वैसा मेरे को 10% तो बोलना पड़ेगा मैं कि 10% तो मैं करता था, भले ही ये मना करें। तो वो नहीं, जो कोविड मुझे के बाद चाय बनाना सीख मुझे गए जो थे। मेरी वो और ऐसा मेरी मुक्ति मिली, छूट मिली, उसके कारण मैं कुछ ज्यादा अचीव कर पाया, अन्यथा कम कर पाता। जी, 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 जी। नहीं, ये एक-दूसरे का सहयोग और समर्पण की भावना, यही तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अम, ये तो पहली पीढ़ी की, मैं दूसरी पीढ़ी की भी बात करना चाहूँगी कि आपके जितना प्यारे क्यूटेस्ट दादा-दादी मैंने नहीं देखे। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा रही हूँ, और मैं शाम को भी जब आती रही या सुबह दिन में भी आती रही, तो मैंने बच्चों को देखा है आपके पास आते हुए और आप लोगों के पास बैठते हुए, और साथ ही साथ आप लोग जिस प्रकार से बच्चों को संस्कारित करते हैं आज के एआई के ज़माने में, वो वाक़ई मतलब हर माता-पिता को और दादा-दादी को भी, ये कहना बस कि भगवान का नाम लो, नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, वो आप जिस तरीके से संस्कारित कर रहे हैं, वो वाक़ई मुझे लगता है कि उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हम सबको भी सीखना चाहिए। उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगी। जब हमारा घर फिर से बन रहा था, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो मेरी पोती निर्जरी अपने पापा से, निपुण से बोलती, पापा अपने अपना फ्लोर भी अच्छा है सब है, पर मेरे को एक कमी खटती है अपने फ्लोर। बोले क्या? बोले दादू के फ्लोर को लाइब्रेरी है, देखिए अभी। हाँ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। पर हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारा घर ऐसा है कि कॉमन है, हाँ, हमारी, हाँ। तो हमने उसको यही बताया कि लाइब्रेरी पे सबके लिए एक है। फ्लोर पे है लाइब्रेरी, पर ये सबकी है। एक फ्लोर पे क्लिनिक है। हाँ। और जो फॉर्मल ड्राइंग रूम है वो निपुण के फ्लोर पे है, तो वो कभी यूज ही नहीं होता कि वो वाला। सही बात है, वो सब यही नीचे बात जिम करते हैं। हमारा कॉमन है जी। और गेस्ट रूम हमारा कॉमन है। तो और कई बार पूरे बच्चे लाइब्रेरी में घुस के बैठे रहते हैं, हाँ, हाँ। तो दैट्स एन एडवांटेज कि वो रामायण की किताबें खरीदती हैं, गिफ्ट देती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, महाभारत की जी। कृष्ण की सुनाती हैं। जी। तो ये कहानी हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना चाहते हैं। जी। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दैनिक पूजा तो नहीं होती, हाँ। लेकिन जो प्रमुख त्योहार है उन पे हमारे यहाँ पूजन होता है।
जी। बच्चे स्वच्छ से मैं श्लोक कितने अच्छे से रट लिए हैं दोनों। हाँ, हाँ। काफी मुझे अच्छे। मुझे याद है वो पल और वो लम्हा मेरे को बहुत ख़ास लगा था और मेरे बहुत दिल के करीब है वो। और मैं उसकी चर्चा लगभग सभी दादा-दादियों से करती हूँ कि आप दोनों इतना व्यस्त होते हुए भी जब आप उन बच्चों के साथ होते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं। और साथ ही साथ जो बड़ी बात है कि आपके दोनों के चेहरे पे या आपके बॉडी लैंग्वेज में ज़रा-सी तकन या इरिटेशन नहीं होता। आप उन बच्चों को सिखाने में, उनके साथ किताब पढ़ने में, उनको श्लोक सिखाने में मैं उस वक़्त उस दौरान रात को साढ़े 9 10 बजे की बात होगी कि आप बच्चों को बैठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः और गायत्री मंत्र और साथ ही साथ असतो मा सद्गमय ऐसे सभी श्लोक बच्चों को आप दोनों सिखा रहे थे। देखिए, आप लोगों का भी अपना पूरा शेड्यूल दिन भर का रहता है और थकान तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जिस जिजीविषा के साथ आप बच्चों के साथ सिखा रहे थे, हमारे जो संस्कार दे रहे थे। बच्चे आते हैं, जिस प्रकार वो प्रणाम करते हैं और जिस प्रकार बच्चे बात करते हैं, वो अनुकरणीय है। उन चीज़ों का संस्कार कहीं किताबों में तो लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, वो अलहदा मुझे है। अभी भी कमी लगती है, पता है मुझे लगता है वो दोनों इतने बिजी हैं हमारे ग्रैंड किड्स। और अन्विता की तो दोनों डॉटर्स दूर हाँ, हैं, हाँ, तो वो जब भी आते हैं हम लोग खिल उठते हैं एकदम। हाँ। वो लोग खुद इतने बिजी हैं आजकल, स्कूल का टाइमिंग्स और वो सब इतने ज़्यादा हो गए हैं बच्चों के कि जी। समय ज़्यादा नहीं मिल पाता हाँ, हाँ, को या सबको भी। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले नर्सरी ने मुझे खुश कर दिया। जी। उसको कक्षा में एक्सरसाइज दी गई कि राइट अबाउट योर रोल मॉडल। ओह! तो उसने लिखा आई वांट टू राइट अबाउट माय ग्रैंडफादर। अरे क्या बात है! मैं एक पेज पूरा मेरे बारे में लिखा कि व्हाई ही माय रोल अरे वाह! इससे बढ़िया आपको कौन सा पुरस्कार चाहिए? अरे वाह! मॉडल। उसके 1 महीने पहले मेरी नातिन जो कनाडा में है, उसको उसकी टीचर ने कहा, वो बड़ी छोटी क्लास में नर्सरी तो 9th में आ गई है। उसको कहा गया कि यू टेक ए शॉर्ट इंटरव्यू विद समवन इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ओके। तो उसने अपने नाना को चुना, मेरे को चुना जी। और उसने मुझे क्वेश्चन लिख के भेजे कि नानू आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख के मेरे को भेज दो, मैं क्या बात! आंसर बुक में डालूंगी। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना, दोनों हाथों में हाँ, ब्लेस्ड होना। ऐसे कहते हैं ना अपने मालवी में कि अपने बच्चे तो जो हैं वो दूध बन के रह जाते हैं, लेकिन ये अपने जो नाती-पोती होते हैं ये मक्खन मलाई बन जाते हैं। ब्याज ये है। हाँ, ये ब्याज है, मतलब ये तो हमारे क्या लड्डू पेड़ा है हमारा। और ये बच्चों की परवरिश में एक चीज और अच्छी लगी, ये भी शायद हमारी संस्कार का असर रहा होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी के उपासक हैं, जी, हिंदी के लिए काम करते हैं। जी। अब निपुण और अन्विता भले ही हिंदी माध्यम के स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन कुछ असर तो आता होगा उनके मन में। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मेरी दोनों नातिनें जो कनाडा में पढ़ रही हैं, वो 3 भाषाएँ सीख रही हैं। अरे वाह! है ना? उनके पैटर्नल साइड से तेलुगु हैं वो लोग जी, और हम हिंदी हैं हाँ। और कनाडा में रह रहे हैं तो अंग्रेज़ी इज़ हाँ जी। क्रॉस पास पड़ोस। जी, जी। तो उन्होंने घर पे नियम बना रखा है, अन्विता ने, कहा गया जब भी उनसे बात करेगी हिंदी में करेगी। हिंदी में करी। उससे अगर अंग्रेजी में कोई वाक्य निकल गया तो वो बोलेगी मेरे को समझ में नहीं आया बेटा, हिंदी में बोल। नहीं, हिंदी में बोलनी होती। काव्या तुम क्या कह रही हो, मैं नहीं समझ पा रही। अच्छा! तो तो अच्छी हिंदी बोल लेती है, हाँ। अच्छी तेलुगु बोल लेती है, तेलुगु और अच्छी बोलती है हिंदी से, क्योंकि उसके दादा-दादी उसके साथ थोड़ा ज़्यादा समय, ज़्यादा समय। हम उतना समय नहीं रहते हैं। जी, जी। और अंग्रेजी तो है ही उसकी। नहीं बहुत अच्छी भाषा एक बात और है। मैं आपको बताऊँगी कि अन्विता की आदत है जर्नलिंग की। मतलब रोज़ का या 2-3 दिन का वो है ना डायरी लिखती है। अरे वाह! कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। तो शुरू में तो उसने अपने फ्लो में आके इंग्लिश में लिखना चालू किया। फिर सडनली उसको क्लिक किया कि नहीं, ये मैं हिंदी में लिखूँगी। तो अब वो काफ़ी सालों से वो हिंदी में लिख रही है, काव्या के बारे में, अपनी छोटी बेटी के बारे में। तो सारी चीज़ें हिंदी में हैं कि माँ, जब ये लोग बड़े होंगे तब ये हिंदी पढ़े हुए होंगे तो ही ये समझ पाएँगे कि मैंने क्या बात क्या है! लिखा है। क्या बात तो है! उसकी जो डायरी है वो सारी हिंदी में लिखी हुई है। बस यही तो संस्कार देना है हमें हमारे आगे आने वाले कल को, कि हमारी निज भाषा से भी हमें प्यार रहे। और इतनी अच्छी बात है कि जो भी हमारे पास मातृभाषा है उसको तो बच्चों को सिखानी ही चाहिए। उसमें ज़्यादा समझ आता हाँ, हाँ। अंग्रेज़ी ज़रूर एक माध्यम हो सकता है आगे बढ़ने का,
लेकिन हमारे अपने अस्तित्व की जो बात होती है, तब तो हिंदी ही सर्वप्रथम आती है। और हिंदी के साथ साथ जो भी हमारी मातृभाषा है, और इस देश की इतनी भाषाएं हैं, अगर हम जितनी भाषाएं सीखेंगे, आप तो न्यूरोलॉजी से संबंधित ऐसा मानते हैं ना शायद, कि जितनी भाषा भाषा आती तो ब्रेन ज्यादा अच्छा ब्रेन ज़्यादा अच्छा रहता है। डिमेंशिया देर से हाँ, हाँ, ऐसा डिमेंशिया। देर से जी, जी। तो वो एक अलग बात है। जी, बिल्कुल। आप लोग डॉक्टर हैं, लेकिन उसके अलावा इस शहर में आप कल्चरल इवेंट हो, संगोष्ठियाँ हों, साइक्लिंग हो, या फिर सिंगिंग का कार्यक्रम हो, एलुमनाई हो, तो सब जगह एक कपल बहुत जोश के साथ नज़र आता है, वो है पौराणिक दंपति। इसके पीछे का भी, इसकी ये हॉबीज़ हैं जो आपकी, जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर हम जिसको बोलते हैं, वो उसके बारे में जानना। हम दोनों की रुचियां मिलती हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं उपमा देना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन में दो गोलार्ध होते हैं, जी, बायां और दायां गोलार्ध। जी। तो जो बायां गोलार्ध है वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, रूल, लॉजिक। लॉजिक, रैशनैलिटी। और जो जो राइट हेमिस्फीयर है वो कला, आर्ट्स, वो ललित कलाएं, लिटरेचर, साहित्य, उससे काम करता है। हाँ, हाँ। तो ये भी ईश्वर की कृपा है जी, कि उसने मुझे वो दोनों हेमिस्फीयर्स की रुचियां प्रदान करी जी, और मैं दोनों को जागृत रखने की कोशिश करता हूँ। जी, जी। मैं प्राइमरीली लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला बंदा हूँ, पढ़ाकू हूँ और लीनियर तरीके से सोचता हूँ। ये इसको ना सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये दो शब्द आते हैं कंप्यूटर हाँ, भाषा हाँ, के अंदर। हाँ, तो मैं सीरियल प्रोसेसर हूँ, ये पैरेलल प्रोसेसर। हाँ, हाँ। तो जैसे हम कहीं जाना भी है, एक जगह आज वॉक पे जा रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे जाऊंगा, इतना राउंड लगाना है। रास्ते में कोई क्रॉस हो रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा नमस्ते कर लूंगा, ये रुक जाएंगी। शी इज मोर इंटरेस्टेड इन टू कनेक्टिंग विद। कनेक्टिविटी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता अच्छा है, हाँ, हाँ, पर मेरा नेचर नहीं। हाँ, हाँ। तो ये जो अंदर से था कि हम अपने सब्जेक्ट के बाहर भी कुछ कर, ये पहले से रहा। और मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर या बियॉन्ड मेडिसिन मैं क्या क्या करता हूँ। जी, कि एक तो मैंने न्यूरोलॉजी एजुकेशन की बात कर दी, उसके बाद मैं विज्ञान के ऊपर लिखता हूँ। अपनी भाषा अपना विज्ञान नाम से एक मंथली कॉलम, और मेरी अपनी एक वेबसाइट है न्यूरो ज्ञान नाम से, उसके ऊपर मेरे बहुत सारे सैकड़ों आलेख हैं। और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है न्यूरो ज्ञान नाम से, जी, अनियमित ही सही, लेकिन उस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ न्यूरोलॉजी के और कुछ अन्य विषयों पे। जी, और मैंने एक किताब लिखी है, शायद मैंने बताया था उसके जी। आपने उसका नाम और वो उसके बारे में ज़िक्र नहीं किया पूरा, नहीं बताया नहीं है, नहीं नहीं, बताया ना। नहीं। हाँ, शायद अपन पहले बात कर रहे। जी। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पा और पा, पार्किंसोनिज्म और मेरे पापा। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने पार्किंसन के बारे में विस्तार से लिखा है, और एक पुत्र के रूप में मैंने अपने पिता को उस रोग के साथ 10 वर्ष व्यतीत करते हुए, जीते हुए, सार्थक रूप से जीते हुए, रचनात्मक रूप से जीते हुए देखा है, प्यार के साथ जीते हुए देखा है। उन अनुभवों को मैंने इस पुस्तक में हिंदी में लिखा है। जी। इसके अलावा मेरा एक रिसर्च का फील्ड है, और वो है अफेजिया, वाचाघात। जब ब्रेन में डैमेज होता है तो हमारे ब्रेन में कुछ इलाके हैं जो हमारी भाषा और संवाद को कंट्रोल करते हैं। उससे प्रभावित मरीजों को जो अवस्था होती है उसको अफेजिया बोलते हैं। उसके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत रिसर्च का काम है। और फिर हम दोनों को घूमने का शौक है, प्रकृति के पास जाने का शौक है। जी। अ, दीदी, प्रकृति के पास जाने का जो आपका शौक है, वो सिर्फ़ घूमने तक सीमित है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? नहीं, मुझे प्रकृति के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पेड़ों से बातें करना अच्छा लगता है। मैं पक्षियों से बातें करती हूँ और मुझे प्लांटेशन का थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा ही भूत है। हाँ, नहीं, नहीं। और मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि आप शहर में कई जगह पौधे लगाती हैं, और पौधे भी बहुत छोटे नहीं, पेड़ लगाती हूँ। पेड़ लगाती हैं, पेड़ बराबर लगाती हैं, जी, कम से कम मेरी हाइट से 2 6 से ना 7 फीट के। दोगुने वाले कि मतलब 10 जी। फीट के होना चाहिए या 9 फीट के होने चाहिए कम से कम। और और उसके लिए किसी से सहयोग भी नहीं लेती? हाँ, ज़्यादातर मैंने सहयोग नहीं लिया है। हाँ।
पर अभी रिसेंटली अभी मैंने सबको जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई थी कि हम अभी फल बाग में एक बहुत सारा बड़ा ज़मीन है जहाँ पे अपने को सारे फलों के पेड़ लगाने हैं, तो उसमें इतने लोग आगे आए, यहाँ तक कि मेरी क्लास के तो बाहर भी जो लोग हैं उन्होंने भी बोला कि मेरे मेरे माँ के नाम से या मेरे पिताजी के नाम से या मेरी इनके नाम से तुम पेड़ लगाना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ। अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही लगाती थी। जी। और स्पेशली 2 जुलाई जो कि मेरी माँ उस समय नहीं रहीं, उनका 28 जून का जन्मदिन है हाँ। और 2 जुलाई को वो नहीं रहीं। तो वो टाइम हमेशा ऐसा होता है कि माँ मेरे से अपने आप करवा लेती हैं, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है जी। और बस मैं सोचती हूँ कि हाँ, कौन-सी चीज़ जगह मेरे को मिल जाए और मैं वहाँ पे जाके बड़े-बड़े पेड़ लगा दूँ। क्या बात है! तो क्या बात है! तो मैं काफ़ी सालों से मुझे मुझे करती हूँ। पता है शहर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ आपने पेड़ लगाए हैं और अब वो वृक्ष बन रहे हैं और पूरा कई तो वृक्ष फल भी दे रहे हैं। हुँ। और सबसे बड़ी बात ये भी है जिसमें आपने उन पौधों को जो पेड़ बनने वाले हैं उनको लगाया है, तो उनकी बाद में परवाह भी की है। बिल्कुल। ऐसा आजकल लगता है कि जब वो पौधारोपण का जब वक़्त आता है तो इतने पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी केयर नहीं होती। तो कई बार ऐसा लगता है कि भई वो नर्सरी में है तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम मरेंगे तो नहीं और आप उसको लगा देंगे किसी भी वक़्त और उसकी अगर परवाह नहीं करेंगे, तो वो वृक्ष कैसे बनेगा? तो आप परवाह भी करती हैं और तकरीबन कितने पेड़ लगा दिए होंगे, पौधे लगा दिए होंगे आपने अभी तक? थोड़ा गिन के बता नहीं, 100 से तो बहुत ज़्यादा हो गए। 3 100-400 तो अभी पिछले साल लग गए, उससे सब पहले मेरे बर्थडे पे 66 लग गए थे। फिर उसके पहले यहाँ जो मैकेनिक नगर में वो 15-20 थे, जो हमने बीसीएम हाइट में लगाए और शकुंतला देवी में लगाए और जो हर साल मदरहुड में लगाए। हाँ, हाँ, वो मैकेनिक नगर। हाँ। तो हर साल जब मैं मेरे विवेक मेरा जो भाई है, उसकी अभी उसकी डेथ हो गई है, जी। 10 साल हो गए। तो उसकी स्मृति में मैं हमेशा जनक दीदी के साथ जाके और वहाँ पे भी हाँ। वृक्षारोपण कर रही हूँ। तो अभी तो मतलब दे आर नॉट इन हंड्रेड्स बट दे आर इन दे आर इन हाँ, थाउज़ेंड 3 नंबर्स हम काउंट कर लें थाउज़ेंड तो कि थाउज़ेंड्स के आस-पास 2000 के आस-पास हम उसको मान लेते हैं। मतलब मैंने गिना नहीं, पर अब मैं ये सच में तुमने अच्छा बताया, मैं अब गिनना चालू करती हूँ कि मैंने काउंट अकाउंटेबिलिटी रहेंगे ना दीदी तो तो क्या है कि हमें भी शहर में हम जो काम करते हैं उसको आपको लोग फॉलो करते हैं तो जब अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं जब लोग जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं मैं बैठी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दीदी को एक जगह जोड़ना ज़रूरी क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोमाइसिस में पौधे लगाए और वो आज भी लहला रहे हैं और उसके फूल आज हमको मिल रहे हैं तो आपको याद करते हैं उस चीज़ के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि और उसके बाद भी आपने कभी उस चीज़ का आप दोनों के साथ सबसे अच्छी चीज़ है आप इतना ईज़िली, इतना मन के साथ, इतने मतलब सहज और सरलता के साथ आप लोग मिलते हैं और मिलते ही एक रिश्ता बना लेते हैं। तो ये वाक़ई अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सी बात है। तो तो उनको भी ऐसा लगा तो ये बात तो लोग अगर याद रखते हैं, तो एक थोड़ी-सी अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो बिल्कुल मैं वाक़ई अपने लिए एक अच्छी बात रहेगी और आप लोगों का एक और शौक है, आप देश-विदेश घूमने जाते हैं। तो वो घूमना सिर्फ़ घूमना होता है या उसके पीछे कुछ और जानना भी होता है? ये एक क्लीशे है। क्लीशे का मतलब होता है कुछ चीज़ जो बार-बार दोहराई जाती है और पिकी-पिटाई हो जाती है। मैं उसको दोहराऊँगा। टू ट्रैवल इज़ टू डिस्कवर योरसेल्फ और ये बहुत सही बात है। जब हम यात्रा करते हैं तो अपने आप को खोजते हैं। हम किसी स्थान के भूगोल, वहाँ के इतिहास, वहाँ की टोपोग्राफ़ी, वहाँ का लैंडस्केप सब कुछ देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, डूब जाते हैं, मेडिटेशन जैसा लगने लगता है। सुबह और शाम और अनेक रंगीनियाँ, तरह-तरह के परिदृश्य, फिर हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं, उनकी भाषा के साथ खेल करते हैं, उनकी भाषा और अपनी भाषा में समानार्थी शब्दों को ढूँढते हैं, उनकी cuisine के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, चखते हैं। हालाँकि हम लोग शाकाहारी हैं, पर हम डरते-डरते तरह-तरह का स्वाद चखने की कोशिश करते हैं। हम उनकी जीवन शैली को जानना चाहते हैं और जाने के पहले ख़ास तौर से मैं तो पढ़ के जाता था। कि जिस जगह जाना वहाँ के बारे में खूब पढ़ के जाओ। हालाँकि उसका एक माइनस पॉइंट हो जाता था कि
टिक मार के ये 10 पॉइंट, ये चेक बॉक्स बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बड़े परेशान हो जाते। अरे पुश तो चेक बॉक्स छोड़ दो, जरूरी है कि सबको टिक कर। चेकलिस्ट पूरी करना ज़रूरी है क्या? अब मैंने ढील दे दी, अब मैं नहीं करता हूँ। क्या है कि निपुण प्लानिंग करता है या अन्विता प्लानिंग करती है, अगर उनके साथ जाते हैं जी। तो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। और जी। हलाल नहीं करता कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, कुछ नहीं। अरे वाह! क्या सेहत को लेकर आप दोनों बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इसके बारे में। तो सेहत को लेकर आप लोग जो करते हैं, वो आप कैसे फ़ॉलो करते हैं अपना रूटीन? उसके बारे में भी बताएँ और क्या पसंद है उसमें करना? ये तुम शुरू करो। नहीं, नहीं, वो आप अच्छे से बताओगे, बताओ। बताइए ना दीदी। हुँ। थोड़ा बीच में वो बोल दूँगी थोड़ा बहुत। मैं एक खादड़ हूँ। आई एम अ गोरमैट। मुझे खाने का शौक है। यदि ये कहा जाए कि क्या आप खाने के लिए जीते हैं, तो मैं हाँ बोलूँगा। या आप जीने के लिए खाते हैं, हाँ, वो तो सही बात है, जीने के लिए तो खाना पड़ता ही है। तो इन दोनों में अगर हम संतुलन निकालें, तो आइडियली जो नीरजा कहती है, उसके अनुसार 90% आपको जीने के लिए खाना है। 10% आप रख लो, खाने के लिए जीना है। मेरे केस में शायद वो 30% होगा, नॉट मोर देन 50%। है तो कम ही, पर इनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मैं सजग हूँ। चाहे मुझे कितना ही शौक हो खाने का, मीठे का भी, नमकीन का भी, लेकिन ये सजगता मेरी शुरू से रही है। नीरजा के कारण बढ़ती चली गई। बाद में जब डायबिटीज़ हो गई तो और बढ़ना पड़ी, लाजमी हो गया। अब निपुण और अन्विता ने इस विषय में खूब रुचि लेना चालू कर दी। लॉन्गेविटी साइंस एंड हेल्दी लिविंग, वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं, समझाते हैं। तो हमारे भोजन पर जो कंट्रोल होना चाहिए, हेल्दी फूड, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है फिजिकल एक्टिविटी का, शारीरिक। भोजन का एक थोड़ा-सा मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि सर का है ना, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, पर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाते हैं, जहाँ आग्रह के बहुत कच्चे हैं। जी। यहाँ किसी ने 2 बार बोल दिया तो बस फिर वो फिसल जाते हैं और मेरा रहता है कि नहीं मतलब नहीं, मुझे नहीं खाना है। और मेरा तो नाम ही इन्होंने एक अजीब-सा नाम रख दिया है, जी। किल जॉय। ओह माय गॉड! कि मैं ना तो खाने देती हूँ, ना खुद खाती हूँ, ना मैं किसी को खाने देती। और अब तो मैंने ना ओवर द टाइम मेरा ऐसा हो गया कि अब मैंने बहुत ज़्यादा बनाना भी छोड़ दिया। जी, क्योंकि अगर खुद बनाओ तो थोड़ा बहुत खाना ही हाँ, पड़ता है। और खाना फिर बचना नहीं चाहिए वो। और फिर बहुत सारा बनाती थी माँ। वो आप भूल गए कि मैं पूरा साउथ इंडियन मैंने ही शुरू किया ऐसे बनाना। तो फिर उसके बाद तारीफ़ भी होनी चाहिए उसकी कि तूने बहुत अच्छा बनाया, भले ही कैसा भी बनाओ। तो फिर अब मैंने छोड़ दिया कि अब मेरे को ज़्यादा बनाना ही नहीं हाँ, और ज़्यादा आग्रह करके खिलाना भी। खिलाना भी नहीं। तो मैं फिजिकल एक्टिविटी में बताना चाहूँगा। काफ़ी शुरू से मैं इसके प्रति सजग रहा। कभी मैं और मेरे अलग-अलग दौर आते गए हैं। कुछ महीने, कुछ साल तक मैं रस्सी कूदता रहा। कुछ सालों तक मैं रेडियो कॉलोनी वाले घर से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तक 1 डेढ़ घंटे की स्लो जॉगिंग, रनिंग करता रहता था। फिर बाद में हमने कभी स्टेडियम में दौड़ना चालू किया। फिर कभी हमने बैडमिंटन खेला मैं 4-5 साल अरे वाह! ऐसे क्लब में। राला मंडल भी जाते थे हम, साइक्लिंग भी करते थे। ये तो स्पोरेडिक थे, मैं रेगुलर की बात कर। स्पोरेडिक इवेंट तो ठीक है, स्पोरेडिक साइक्लिंग भी की है, ट्रैकिंग भी की है, जी, पर जहाँ तक रेगुलर का सवाल है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी है। आज की तारीख में हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे देते हैं। क्या बात है! सुबह जिस पर से कि करीब 1 घंटा, पौन घंटा योग पे होता है। जी। योग के अंदर मैं थोड़ा रिलक्टेंट स्टूडेंट रहा। मेरी सिस्टर और मेरी भांजी बहुत उसमें निष्णात हैं और वो कई सालों से मुझसे कह रही थी। इन्होंने पहले जॉइन किया, फिर मैंने बाद में जॉइन किया और मुझे अच्छा लग रहा है। जी। इसके अलावा हमारे यहाँ जिम है और उसमें हम वेट्स और रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज करते हैं ताकि मसल और प्रोटीन बना रहे। जी। और तीसरा थोड़ा कार्डियो के रूप में एक ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग।
सब मिला के 1.5 से 2 घंटा हम पकड़ देते हैं। क्या बात है, प्रतिदिन? वहाँ एक और हमारी आदत रही है कि हम लिफ्ट को डिच करते हैं, डिच द लिफ्ट। तसम्मो सीढ़ियों पे चढ़े, 1-2 मंजिल तो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन एमवाई में मैं 4थी या 5वीं मंजिल जाता था, विशेष जुपिटर में मैं 7वीं तक जाता था, बॉम्बे अस्पताल में 12वीं तक जाते थे क्या बात कर रहे हैं? जमाने में। तो समय के साथ कभी-कभी हमारे घुटने तकलीफ देते हैं, तो ऑकेजनली हमको लिफ्ट लेना पड़ती है, पर अभी भी हमारी कोशिश रहती है कि वी डिच द लिफ्ट। मैं इस पॉडकास्ट पे आप लोगों को मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि आई हैव टू डिच द लिफ्ट, और अब मैं ये शुरू करूँगी। मैं आती हूँ आपके यहाँ पर, लेकिन हमेशा मैं लिफ्ट से आती हूँ, तो अब कोशिश करूँगी कि मैं आपके यहाँ पर सीढ़ियों से आऊँ। इवन मेरा रियान जो मेरा पोता है वो भी उस चीज़ को देखता है। फिर उसको लगता है दादी के साथ जाना है, मतलब कि मुझे तो सीढ़ियों से ही जाना है। जी। फिर एक आध बार वो मैं आई और वो लिफ्ट में घुस रहा था, दादी मैं आज बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं लिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। बच्चे मतलब उसको गिल्ट होता है कि दादी दादू तो स्कूल से आया और बस्ता लेके हाँ। सामान लेके तो दादी मैं आज बहुत थक गया हूँ इस वजह से। प्रश्नों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन एक प्रश्न दिल में आता है कि आप हमारे इस उम्मीदों के सफ़र के पॉडकास्ट के लिए क्या ऐसे कुछ आध्यात्मिक बात या जीवन शैली को लेकर, या कोई ऐसा कोट या ऐसी कोई बात जो आपको ऐसा लगता है अपील करती है कि जीवन में फॉलो होनी चाहिए? आप दोनों की एक साथ तो बहुत सारी होंगी। कुछ बातें एक साथ वाली और कुछ बातें अलग-अलग। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक जैसे लड़की पैदा हुई, फिर उसको एडोलसेंट हुआ, फिर रिप्रोडक्टिव एज में गई, प्रेगनेंसी हुआ, मेनोपॉज़ हुआ, तो इन सारे पड़ावों पे, एक महिला के सारे पड़ावों पे मैं उनके साथ में हैं। जी। और हम ना एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं बस, पर बल्कि एक उसकी मतलब साइकोलॉजिकल नीड को भी कई बार हम फुलफ़िल करते हैं। जी, हमारे सामने आके कई बार रो भर देती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। जी। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि महिलाएँ अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं, जी। घर के कामों में। और मेरे पास तो उसकी एक बहुत अच्छी पोएम भी है, बाद में कभी तुमको सुनाऊँगी। जी, जी, जी। कि हम बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं ऐसा करूँगी, बेटी की शादी हो जाए फिर मैं ये काम ये मेरी जाँच करवा लूँगी। तो ऐसे करते-करते हम अपने आप को, शरीर को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। जी। तो मुझे सब महिलाओं से और बल्कि पुरुषों से भी ये कहना है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली प्लेस इन व्हिच यू आर गोइंग टू लिव। यस। कि अगर आपके पास करोड़ों का बंगला है, पर आपके पास खुद की सेहत नहीं है, तो आपके पास कुछ भी। कुछ भी नहीं है। तो एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ-साथ खुद का ध्यान रखना बहुत हुँ। बड़ी बात है। जी। हम अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे रहे हैं कि हुँ। हम दोनों फिट रह रहे हैं, इसलिए कि इस एज में भी उनको हमारे लिए अभी कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपने परिवार को ये गिफ्ट दे सकते हैं कि हाँ, हम अगर फिट हैं, तो हाँ, परिवार उससे खुशी होगा। बिल्कुल, ना बिल्कुल। तो ये एक मैं सबको कहना चाहूँगी कि जी। या स्वस्थ रहना। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में तनाव अवश्यंभावी है। स्ट्रेस इज़ अनअवॉइडेबल और लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ एसेंशियल। उसके बिना आप क्रिएटिव नहीं होते, उसके बिना आप कॉम्पिटिटिव नहीं होते, आपकी रचनात्मकता, आपकी स्पर्धात्मकता, सफलता सब कुछ बराबर। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस तनाव ज़रूरी है, जी। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद उसकी अति होती है। वो थ्रेशोल्ड व्यक्ति-व्यक्ति के लिए और समय-समय के लिए अलग-अलग होता है। जी। जब ये लगने लगे कि आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप किसी हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाएँ, आँख बंद करके हरि का नाम जपते रहें। जी, जी। मेडिटेशन तो यहाँ इस स्टूडियो में बैठकर भी मैं 5 मिनट 5 सेकंड के लिए आँख बंद करके मेडिटेशन कर सकता हूँ जी। और बहुत आसान है। उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो सभी लोगों ने बताया है, चाहे वो महर्षि महेश योगी रहे हों, चाहे वो श्री श्री रहे हों, चाहे वो सद्गुरु रहे हों, चाहे वो कोई भी रहे हों। इन सबको मैंने गहराई से तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन वो ये है कि अपने आप को वर्तमान में ले आओ, इस क्षण में। जो कि साहिर लुधियानवी का गीत है, आगे भी
जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है ये बस यही एक पल। ये जो पल है ना, पल पल आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि आप अभी क्या कर रहे थे और आगे क्या कर रहे थे, उस पल में रहो। तो आप कुछ भी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो प्लानिंग कर रहे थे या आपके सामने जो समस्या थी जो आपको हल करना थी, वो आप छोड़ दोगे। आप पलायन नहीं कर रहे हो, जी लेकिन आप रेस्ट ले रहे हो। हाँ। ये 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का रेस्ट, इसको मैं माइक्रो मेडिटेशन बोलता हूँ। जी और ये मुझे शांति देता है और मैं सोचता हूँ ये हर किसी के लिए संभव होना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन रिजुवेनेट होता है। क्या बात है, क्या बात है। और कोई कोट आप जो हम सभी को कहना एक चाहें? दो कोट हमारे कॉमन है जो हम लोगों ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 खंड साथ में बैठ के पढ़े थे। वो एकमात्र बड़ी किताब है। हम मन जब का हो जाए तो अच्छा और ना मन का हो जाए तो अच्छा, और ना हो तो बहुत अच्छा और भी अच्छा। और बच्चन जी उसमें ये भी लिखते थे, ग्रो ओल्ड विथ मी, द बेस्ट इज येट टू बी। The best is yet to be। और मेरे प्रिय लेखक डॉक्टर ऑलिवर सैक्स ने लिखा था कि 80 का जो दशक होता है जीवन का, वो सबसे स्वर्णिम दशक हो। हाँ So we are looking forward to the 10th decade of our life. As my mother is writing it in the 10th decade of her life, still still she's writing। अपने संस्मरण लिख रही हैं और भी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो सभी के लिए हमारा संदेश है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक सुंदरता होती है, अपना एक ग्रेस होता है। आप जीवन के जिस पड़ाव पे हो, उस पड़ाव पे आगे का भी सोचिए, पीछे का भी सोचिए, याद भी करिए, इतिहास से सीखिए भी, गलतियों से भी सीखिए, भविष्य की योजनाएं भी बनाइए, पर बीच-बीच में बार-बार कोशिश करिए कि आप वर्तमान को एन्जॉय करो। जी तो ये मेरा संदेश है। क्या क्या बात है। एक बहुत ही पर्सनल चीज़, आज के ज़माने में जब हम फ़ोन पे एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, हम चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो ज़माना जिया है जब ट्रंक कॉल हुआ करते थे और आप दोनों एक-दूसरे से अलग भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पत्र नहीं लिखे होंगे? तो क्या उन पत्रों पत्रों को आपने सहेजा है और उनमें क्या बातें ऐसी होती थीं जो आपको एक-दूसरे से दूर रहते हुए भी करीब महसूस कराती थी? 1983 में मैं डीएम न्यूरोलॉजी करने एम्स न्यू दिल्ली गया था। तब इनका गायनी का कोर्स बाकी था 1.5 साल। मेरे को दिल्ली में 3 साल रहना था, तो 1.5 साल हमारा वियोग का, विरह का साल था। जी। तो उस अवधि में हम लोग डेली रिपोर्ट, जैसे डेली रिपोर्ट तो नहीं, पर कुछ-कुछ वैसा ही था। जी, मैं थोड़े ज़्यादा लिखता था, ये थोड़े कम लिखती थी। जी। उन पत्रों को मैंने सहेज के रखा है अरे वाह! और मुझे आप जैसा कोई एडिटर मिल जाएगा तो मैं उनको छपवाऊँगा किताब के। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो पत्र का माध्यम है वो शब्द जो है वो कितने करीब होते हैं। आज वो बात, वो फीलिंग आती ही नहीं है जब आप किसी का मैसेज पढ़ते हैं या आप एक-दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं तो लेकिन इसमें पत्र जब कोई लिखता है तो उसमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे भाव उड़ेल दिए। तो मैं बताऊँ राउंड्स लेते-लेते कोई मुझे आके बोलता था हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसी कंटिन्यूएशन शीट पे जो पेशेंट्स अस्पताल की स्टेशनरी जो होती जी, 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 जी। तो उस कंटिन्यूएशन शीट पे मैंने कई पत्र लिखे हैं सर को क्या बात है! कि अरे तुम जा रहे हो? है, स्टेशनरी पे लिखे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने गलत काम किया उस नहीं, 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 वो सही काम किया। आपने उसको फाड़ के कहीं उसका नुकसान नहीं किया। वो तो भावनाओं मैंने का कहा कि एक कई कई पत्र एम्स और एमवाय हॉस्पिटल की स्टेशनरी पे ही लिखे हुए हैं कि हम कोई जा रहा है, अच्छा, अच्छा मैं तुमको एक लेटर देती हूँ चलो। जी, मैंने वो लेटर लिखा और जी, सर तक पहुँचा हुआ है ऐसा। जी, जी, जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पत्र लिखने का है ना, ये पत्र लिखना हमारी पीढ़ी तो भूल ही चुकी है। आने वाली पीढ़ी तो पत्र क्या होते हैं आप तो जानते ही हैं पोस्ट ऑफिस ही में ही अब अ, वो जो लाल बॉक्स हैं वो अब एज़ अ शो पीस मिलने लगे हैं, जो पोस्ट बॉक्स होते थे।
और कितना उस वक़्त कितना जुनून होता था, ट्रंक कॉल आने वाला है, पूरा परिवार आस-पास बैठ जाता था। पोस्टमैन आता था तो हम रास्ता, अरे पोस्टमैन भाई आता मेरी था चिट्ठी आई तो कि मेरी नहीं। चिट्ठी आई कि नहीं, और पोस्टमैन से रिश्ते बना के रखते थे, और वो पोस्टमैन भी ध्यान रखता था कि चूँकि ये दोनों दूर हैं, तो मुझे इनके यहाँ पहले पहुँचानी है। और वो जो खुशी आपकी होती थी, जो खुशियाँ झलकती थी, वो पोस्टमैन देखकर खुश होता था कि चलो, मैंने एक अच्छा काम किया। अभी ये 6 महीने पहले ही मैं अभी रियान मेरे पोते को जी, जीपीओ लेके गई हाँ, कि देख यहाँ पे ऐसा ये लाल डब्बा है, इसमें अपन लेटर डालते हैं, हाँ, और उसको एक पोस्ट कार्ड वहाँ से खरीद के दिया और उसने खुद को ही लेटर लिखा लिखा। और खुद का एड्रेस लिखा। तो फिर जब वो हमारे एड्रेस थे वो, और लाल डब्बे में डाला, उसका मैंने फ़ोटो भी लिया। और एक दिन बाद वो घर पे आया तो बड़ा खुश हुआ, देखो मेरी चिट्ठी मेरे को मिली। उसे पता तो लगा कम से कम। ऐसे चिट्ठी है। तो चिट्ठियों के कुछ सुर, हम बहुत कुछ जानना नहीं चाहेंगे, पर कुछ 2-3 लाइन्स अगर आप दोनों की कुछ याद हो, आप कुछ पढ़ के सुना दीजिए, कुछ दीदी आप पढ़ के सुना हाँ। दीजिए। प्रिय नीरू, 10 जनवरी 1984, 9:15 PM, ड्यूटी रूम। ओह! ढेर सारा प्यार मेरी ओर से, मनी मन स्वयं को कर लेना। निप्पू को मेरी ओर से एक कहानी ज्यादा सुना देना। अरे वाह! मुझे याद कर रोना मत, मुस्कुराना। क्या बात है। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक तरह से काम कर रहा हूँ। तुम कुछ सार्थक तरीके से अपनी पढ़ाई और काम कर रही हो, यह विश्वास मुझे अपनी विरह वेदना को कुछ सहनीय बनाने में मदद करता है। क्या बात है, रुला रहे हो आप तो। मुझे इस विश्वास को तोड़ना नहीं, यही जिम्मेदारी मेरी तुम्हारे प्रति भी है। क्या बात है। मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। जी। निप्पू के साथ खूब मस्ती करना। नीरू, यादों के झरोखे से कुछ कुछ निकाल कर यूं ही लिख लेना। मैं भी स्मृति के सरोवर में आंख मूंद कर निकाले गए एक दो मोतियों को अपने पत्रों का श्रृंगार बनाऊंगा। अरे वाह! याद है 1983 की अंतिम दोपहर, गुनगुनी पर कमजोर सी धूप, लोधी गार्डन की हरितिमा पर सानिध्य की गर्मी के बूते पर ही इतने आनंददायी हो पाई थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने भी फिर कुछ पत्र लिखा होगा ना दीदी? 6 सितंबर 1984। मेरा जन्मदिन था। अरे वाह! आज सुबह से मैं सोच रही हूँ, देखो मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही हूँ आपके जन्मदिन पर। तार तो मैं सुबह सीटीओ जाकर कर आई थी। उस ओह! जमाने में तार करते थे, करने जाना पड़ता था। करने जाना पड़ता था। जी। दीदी आप गाते भी हैं। आप लोग दोनों बहुत क्यूटली डांस भी करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, गाते भी हैं। आपको सिखाना नहीं, पड़ेगा। बट स्टिल वो आप खड़े होते हैं, सर ने कभी नहीं किया, पर वो कोशिश करते हैं, और अब कई सालों से ये सिलसिला भी जारी है। दीदी कोई गीत की 2 लाइन्स आप सुनाना चाहेंगे? बहुत सुरीला तो नहीं गाती हूँ मैं, पर हाँ, नहीं, अभी आवाज़ बहुत मैं अच्छी है। कोशिश करती हूँ। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या सुरीला अंदाज़ है दीदी। कहाँ एक तरफ आप गायनिक हैं, कहाँ आप एक तरफ पब्लिक एजुकेशन में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मेनोपॉज़ के लिए बात करती हैं, न्यूट्रिशन के लिए बात करती हैं। कहाँ एक तरफ गाना, सर के कहाँ एक तरफ व्याख्यान, कहाँ जीवन की बातें, उसी के साथ-साथ इतने अच्छे संस्कारों से सबको गढ़ना वाक़ई कमाल है। तो ये था उम्मीदों का वो सफ़र जो ताउम्र चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और आज के इस पॉडकास्ट में उम्मीदों का सफ़र ऋषिना के साथ में हमने ये सीखा कि एक और एक मिलकर 11 नहीं बनना है,
एक और एक मिलकर 2 नहीं बनना है। एक और एक मिलकर अगर हम एक बन जाते हैं, तब जीवन का सार खूबसूरती से, खुशियों से, उमंगों से और एक-दूसरे के प्रति प्यार से निभाने के साथ बीतती है। इसलिए एक और एक मिलकर 11 मत बनिए, एक और एक मिलकर एक बन जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अपूर्व पुराणिक जी और आदरणीय दीदी नीरजा पुराणिक जी। आप दोनों को मैं अपने साथ पाकर बहुत आह्लादित हूँ और बहुत-बहुत ज़्यादा मन से इतनी खुश हूँ कि आज हमने इतनी सारी बातें संस्कारों को लेकर, सभ्यता को लेकर, परिवार को लेकर और बहुत सारे नियमों को लेकर और संस्कारों को लेकर की है और ये आगे आने वाले कल को वाक़ई एक नई दिशा देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे उम्मीदों के सफ़र में ऋषिना के साथ। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।